नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास टाइटल तो होता है लेकिन कोई उनकी इज्जत नहीं करता, जबकि कुछ लोगों के पास कोई पद नहीं होता फिर भी भीड़ उनके पीछे चलती है। बहुत सही सवाल है और इसका जवाब आपकी कुर्सी में नहीं, आपके किरदार में है। लोग बॉस की सुनते हैं क्योंकि उन्हें सुनना पड़ता है, लेकिन वो एक लीडर की सुनते हैं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक मैनेजर बनकर नहीं रहना चाहते बल्कि एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जिसे दुनिया फॉलो करे, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं लीडरशिप के भीष्म पितामह जॉन सी मैक्सवेल की बेस्ट सेलर लीडर के 21 अनिवार्य गुण। ये किताब हमें बताती है कि लीडरशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये 21 गुणों का संगम है, जैसे चरित्र, करिश्मा और साहस। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे अपने चरित्र को चट्टान जैसा मजबूत बनाएं, लोगों को आकर्षित करने वाला करिश्मा कैसे लाएं और वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना लीडरशिप जीरो है। तैयार हो जाइए अपने अंदर के लीडर को जगाने के लिए। चलिए लीडरशिप की मास्टर क्लास शुरू करते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लीडर्स में ऐसा क्या होता है कि लोग सिर्फ उनकी सुनते नहीं हैं बल्कि दिल से खुशी खुशी उनका अनुसरण करना चाहते हैं। ये सिर्फ किसी पद या ताकत की बात नहीं है, बल्कि उन अंदरूनी गुणों की है जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ऐसे ही कुछ जरूरी गुणों के बारे में बताते हैं। तो आज का मिशन सिर्फ इन गुणों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप अंदर से बाहर की ओर कैसे पनपती है। आपने बहुत अच्छी बात कही, अंदर से बाहर। अक्सर हम लीडरशिप को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे कोई कितनी अच्छी स्पीच देता है या कितने अच्छे फैसले लेता है। स्किल्स ये सब जरूरी है, लेकिन इन सब की नींव किसी इंसान के चरित्र में होती है। क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं तब आपकी स्किल्स नहीं, आपका चरित्र ही तय करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे और लोग आप पर भरोसा करेंगे या नहीं। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी गुण, चरित्र। और ये सिर्फ ईमानदारी की बात नहीं है ना? चरित्र की असली परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ दांव पर लगा हो। सही कहा। हमारे स्रोतों में विमान बनाने वाले बिल लियर की एक कमाल की कहानी है। हाँ, लियर जेट वाले। 1960 के दशक की बात है। उनके बनाए 2 नए जेट विमान रहस्यमय तरीके से हवा में क्रैश हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और उस वक्त बिल लियर ने जो किया वो आज की दुनिया में सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने तुरंत बाजार में मौजूद अपने सभी 55 जेट विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। जरा सोचिए, मतलब मीडिया में कितनी बदनामी हुई होगी, कंपनी को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ होगा, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। आज के जमाने में जहां हर तिमाही नतीजों का इतना दबाव होता है, कोई सीईओ शायद 10 बार सोचेगा, लेकिन लियर के लिए लोगों की जान उनके मुनाफे या कंपनी की इमेज से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बिल्कुल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली परीक्षा तो इसके बाद थी। जब उनके इंजीनियर्स भी समस्या का पता नहीं लगा पाए, तो बिल लियर ने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो खुद एक जेट लेकर आसमान में गए। और जानबूझकर हवा में वही खराबी पैदा करने की कोशिश की जिससे बाकी विमान क्रैश हुए थे। मतलब ये तो एक तरह से आत्महत्या जैसा था। बिल्कुल। ये सुनना भी डरावना लगता है। वो जानबूझकर उस स्थिति में जा रहे थे जिसमें 2 पायलट अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन यही वो कदम था जिसने समस्या को उजागर किया। हाँ। उन्होंने पाया कि एक खास एंगल पर विमान की पूंछ का एक हिस्सा लॉक हो जाता था, जिससे कंट्रोल खो जाता था। इस जानकारी ने न सिर्फ भविष्य के हादसों को रोका, बल्कि उनके चरित्र को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। यही बात है, संकट चरित्र बनाता नहीं बल्कि उसे दुनिया के सामने लाता है। हाँ, लियर ने अपनी जान और अपनी कंपनी दोनों को दांव पर लगा दिया, क्योंकि उनके लिए सही काम करना सबसे जरूरी था। और ये हमें एक बहुत गहरे सिद्धांत पर लाता है। कोई भी लीडर अपने चरित्र की सीमाओं से ऊपर नहीं उठ सकता। बिल लियर जैसा चरित्र ही उस समर्पण की नींव रखता है जिसकी जरूरत बड़े कामों के लिए पड़ती है। सही कहा। बिना उसके आप मुश्किल आने पर बीच रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। और जब बात बड़े कामों पर टिके रहने की आती है, तो माइकल एंजेलो से बेहतर उदाहरण क्या होगा। हम सब उन्हें एक महान कलाकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके समर्पण की कहानी कमाल की है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिस्टीन चैपल की छत पर पेंटिंग बनाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। हाँ,
वो खुद को एक मूर्तिकार मानते थे, चित्रकार नहीं। ये काम उनके कंफर्ट जोन से बहुत बहुत बाहर था। बिल्कुल, उन्होंने पोप को मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें ये काम स्वीकार करना ही पड़ा तो उनका समर्पण देखने लायक था। उन्होंने अगले 4 साल अपनी पीठ के बल लेटकर उस ऊंची छत पर पेंटिंग बनाते हुए बिताए। जरा कल्पना कीजिए, पेंट उनकी आंखों में गिरता था, गर्दन और पीठ में लगातार दर्द रहता था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए कमजोर हो गई और उनकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। जब उन्होंने काम खत्म किया तो वो शारीरिक रूप से एक बूढ़े इंसान की तरह महसूस कर रहे थे। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, नहीं, ये एक तपस्या बन गई थी। और उनके समर्पण का सबसे बड़ा सबूत एक छोटी सी बातचीत में मिलता है। किसी ने उनसे पूछा कि वो छत के उन अंधेरे कोनों में इतनी बारीकी से डिटेलिंग क्यों कर रहे हैं, जिन्हें नीचे से कोई देख भी नहीं पाएगा। जानते उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, ईश्वर तो देखेगा। बिल्कुल। ये बात किसी भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सच्चा समर्पण तब परखा जाता है जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। यह आपके काम के स्टैंडर्ड और आपके अंदरूनी मूल्यों के बारे में है। यही वो समर्पण है जो महान उपलब्धियों का दरवाजा खोलता है। तो एक तरफ चरित्र और समर्पण जैसी अंदरूनी नींव है, लेकिन एक लीडर को लोगों से जुड़ना भी होता है। यहीं पर करिश्मा जैसा गुण काम आता है। पर यह होता क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि ये कोई जादुई पर्सनालिटी है। हाँ, जैसे कोई कमरे में आए और सब लोग उसकी तरफ खिंचे चले जाएं। लेकिन हमारे स्रोतों में इसकी एक बहुत ही अलग और गहरी परिभाषा दी गई है, जो 19वीं सदी के ब्रिटेन के 2 नेताओं की कहानी से आती है। कौन? विलियम ग्लैडस्टोन और बेंजामिन डिज़रायली। ओह हाँ, ये कहानी बहुत मशहूर है। एक युवती को एक शाम ग्लैडस्टोन के साथ और अगली शाम डिज़रायली के साथ डिनर करने का मौका मिला। दोनों ही अपने समय के सबसे बड़े नेताओं में से थे। बाद में जब उससे पूछा गया कि उसे कैसा लगा, तो उसका जवाब बहुत कुछ कह जाता है। उसने कहा, जब मैं ग्लैडस्टोन के साथ डिनर करके निकली तो मुझे लगा कि वे इंग्लैंड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन उसने आगे कहा, जब मैं डिज़रायली के साथ डिनर करके निकली तो मुझे लगा कि मैं इंग्लैंड की सबसे बुद्धिमान महिला हूँ। और यहीं पर करिश्मे का असली राज छिपा है। ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में करिश्मा का मतलब अक्सर इसका उल्टा समझा जाता है। खुद को कितना प्रभावशाली, कितना बुद्धिमान दिखाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन असली करिश्मा, असली जुड़ाव तो डिज़रायली वाले तरीके से ही बनता है। ये आपके बारे में नहीं है, ये सामने वाले के बारे में है। तो करिश्मा लोगों को ये महसूस कराने की कला है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और ये तभी हो सकता है जब आप सच में लोगों में दिलचस्पी लें। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर रिश्ते बनाने की कला से जुड़ा है। ये सिर्फ आकर्षक होने के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों की सच्ची परवाह करने के बारे में है। जैसे महान चिकित्सक डॉक्टर विलियम ऑसलर, उन्होंने तो मेडिकल की पढ़ाई का तरीका ही बदल दिया था। हाँ, उनसे पहले छात्र सिर्फ किताबों और क्लासरूम में सीखते थे। लेकिन डॉक्टर ऑसलर उन्हें क्लासरूम से निकालकर सीधे मरीजों के पास ले गए। उनका मानना था कि एक डॉक्टर को सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि बीमार इंसान को समझना चाहिए। सही बात है। वो हर मरीज की कहानी सुनते थे, उनके परिवार के बारे में जानते थे। दूसरों के प्रति उनकी वो गहरी सहानुभूति और उनसे रिश्ता बनाने की क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हजारों डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वे सिर्फ वैज्ञानिक न बने, बल्कि इंसान भी बने। यही असली लीडरशिप है, लोगों को पहले रखना। और लोगों से जुड़ने के इस सिलसिले में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। आप अपनी बात कैसे कहते हैं और आप दूसरों की बात कैसे सुनते हैं। जैसे रोनाल्ड रेगन, द ग्रेट कम्युनिकेटर। हाँ, उनमें ऐसा क्या था? क्या वो बहुत मुश्किल शब्द इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी चीजों को सरल बनाना। वो जटिल राजनीतिक विचारों को आम इंसान की भाषा में समझाते थे। जैसे उन्होंने अपने पूरे चुनावी अभियान का सार सिर्फ 5 शब्दों में बता दिया था: परिवार, काम धंधा, आस पड़ोस, स्वतंत्रता और शांति। ये वो चीजें थी जिनसे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सकता था। तो संवाद का मतलब लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उनसे जुड़ना है। हाँ, और जुड़ाव एक तरफा नहीं हो सकता। यहीं पर सुनना तस्वीर में आता है। शायद आज के जमाने में ओपरा विनफ्रे से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। सही। उनकी सफलता का राज सिर्फ बोलने की कला में नहीं, बल्कि सुनने की असाधारण क्षमता में है। जब वो किसी से बात करती हैं, तो ऐसा लगता है कि उस पल में दुनिया में सिर्फ वही इंसान उनके लिए मायने रखता है। मैंने सुना है कि उनका मशहूर बुक क्लब भी किसी और का आइडिया था। सही सुना है। उनके एक स्टाफ मेंबर ने ये आइडिया दिया था।
शुरुआत में ओपरा को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने अपने स्टाफ की बात को ध्यान से सुना और उस पर भरोसा किया। और आज देखिए, उस एक आइडिया ने लाखों लोगों के पढ़ने की आदत को बदल दिया। ये दिखाता है कि जब एक लीडर अपने लोगों की सुनता है तो कितने बड़े दरवाजे खुल सकते हैं। तो एक अच्छा चरित्र, लोगों से जुड़ने की क्षमता, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन आखिरकार एक लीडर को फैसले लेने पड़ते हैं, कदम उठाने पड़ते हैं, और इसके लिए चाहिए साहस। और साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शुरू में एडी रेकनबैकर की कहानी है, जो प्रथम विश्व युद्ध के हीरो, रेस कार ड्राइवर और एक एयरलाइन के सीईओ थे। उनका जीवन खतरों से भरा था। उन्होंने खुद कहा था कि जब वो युद्ध में दुश्मन के विमानों का सामना करते थे तो वो बुरी तरह डर जाते थे। लेकिन साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर लगने के बावजूद वो काम करना है जो जरूरी है। हाँ, दबाव में टिके रहने की उनकी यही क्षमता उन्हें असाधारण बनाती थी। दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन लीडर उसमें सुधार की गुंजाइश देखते हैं, जैसे हॉलिडे इन के संस्थापक केमिन्स विल्सन। हाँ, 1951 में वो अपने परिवार के साथ छुट्टियों पे निकले थे। और उस जमाने में सफर करना आज जैसा आसान नहीं था। उन्हें रास्ते में जो होटल मिले वो या तो बहुत गंदे थे या बहुत महंगे, और परिवारों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कोई और होता तो शायद शिकायत करता और भूल जाता। लेकिन विल्सन ने इस समस्या में एक मौका देखा। उन्होंने सोचा, क्यों न एक ऐसी होटल चेन बनाई जाए जो साफ सुथरी हो, भरोसेमंद हो और जिसका दाम तय हो, ताकि परिवार आराम से रुक सके। और इसी एक सोच से हॉलिडे इन का जन्म हुआ, जिसने पूरी होटल इंडस्ट्री को ही बदल दिया। बिल्कुल। ये पहल करने का एक क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई और इस समस्या को सुलझाएगा, उन्होंने खुद कदम उठाया। बिल्कुल, पहल करना अक्सर किसी समस्या को सुलझाने से ही जुड़ा होता है। अच्छे लीडर समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वो समस्याओं को एक रुकावट के तौर पे नहीं देखते, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। जैसे सैम वॉल्टन और वॉलमार्ट की कहानी। जब उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया तो वो छोटे शहरों में वैरायटी स्टोर्स चलाते थे, लेकिन फिर बड़े शहरों से डिस्काउंट स्टोर्स का चलन शुरू हुआ, जो उनके छोटे स्टोर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। उस वक्त वो या तो डर कर अपना कारोबार बंद कर सकते थे या फिर उस चुनौती का सामना कर सकते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर ये समझने की कोशिश की कि ये नए डिस्काउंट स्टोर्स काम कैसे करते हैं। उन्होंने उनके मॉडल का गहराई से अध्ययन किया और फिर सोचा कि वो इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और इसी रिसर्च के बाद उन्होंने अपना पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला, जो डिस्काउंटिंग के आइडिया को एक नए लेवल पर ले गया। यही प्रभावी लीडर्स की पहचान है। वो हकीकत को स्वीकार करते हैं, वो समस्याओं का अनुमान लगाते हैं और वो छोटी मोटी मुश्किलों में उलझने के बजाय हमेशा बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वॉल्टन ने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने स्थिति का विश्लेषण किया और एक बेहतर समाधान के साथ आगे आए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो प्रभावी नेतृत्व किसी एक गुण का नतीजा नहीं है। ये इस बात का एक मिश्रण है कि आप अंदर से कौन हैं, आपका चरित्र और समर्पण, आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं, आपका करिश्मा, संवाद और सुनने की क्षमता। बिल्कुल। और आखिर में आप करते क्या हैं, आपका साहस, आपकी पहल और समस्या को सुलझाने का नजरिया। और इन सभी गुणों में जो एक धागा इन सबको जोड़ता है वो ये है कि ये सब चुनाव है। चरित्र एक चुनाव है, मुश्किल वक्त में सच के साथ खड़ा रहना एक चुनाव है, दूसरों की बात ध्यान से सुनना एक चुनाव है, साहस दिखाना एक चुनाव है। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलती है। मतलब ये है कि हर कोई इन गुणों पर काम करके एक बेहतर लीडर बन सकता है। बिल्कुल। और ये हमें आज की चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाता है। हमारे स्रोतों में एक अच्छे लीडर के इतने सारे अलग अलग गुणों का जिक्र है, पर क्या किसी एक इंसान के लिए इन सभी गुणों में माहिर होना मुमकिन है? मुश्किल है। यह असली चुनौती ये समझना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और फिर एक ऐसी टीम कैसे बनाई जाए जिसमें बाकी लोगों की ताकतें आपकी कमजोरियों को पूरा कर दें। शायद महान नेतृत्व हर गुण में माहिर होने के बारे में नहीं, बल्कि उन सभी गुणों को एक मकसद के लिए एक साथ लाने की क्षमता के बारे में। तो दोस्तों, ये थे वो 21 गुण जो एक साधारण इंसान को महान लीडर बनाते हैं। जॉन मैक्सवेल ने साबित कर दिया है कि अगर आप खुद पर राज नहीं कर सकते तो आप दूसरों पर राज करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारेंगे। अगर आज आपको असली लीडरशिप का मतलब समझ आ गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं।
इस वीडियो को अपने बॉस, अपनी टीम और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लीडर बनना चाहते हैं। ये वीडियो उनके करियर की दिशा बदल सकता है। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप किस तरह के लीडर हैं। मैक्सवेल कहते हैं कि चरित्र यानी कैरेक्टर और क्षमता यानी कॉम्पिटेंस दोनों जरूरी हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको अपना नेता, लीडर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? ए, एक ऐसा इंसान जो अपने काम में एक्सपर्ट है यानी कॉम्पिटेंट है, लेकिन जिसका चरित्र यानी कैरेक्टर थोड़ा खराब है। या बी, एक ऐसा इंसान जिसका चरित्र बहुत साफ और ईमानदार है, लेकिन वो काम में थोड़ा कमजोर है। आप ए चुनेंगे या बी? एक्सपर्ट या ईमानदार, आपका वोट किसे जाएगा? कमेंट में बताइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपसे फिर मिलेंगे लीडरशिप के एक नए पाठ और नई किताब के साथ। तब तक के लिए लीड कीजिए, फॉलो नहीं। धन्यवाद।